बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। होप कि आप लोग कैसे हैं डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है वो ऑर्डर 4 जो है वो देखेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो मे बी आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट ना हो, लेकिन हमने ये तय किया हुआ है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही कर रहे हैं। और आई फर्मली बिलीव जिसने मेरे लेक्चर सुन लिए हैं वो अगर उसको पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो वो खुद से वो कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पे गो थ्रू यानी ड्रा कर सकता है। तो यही हमारा एम है। हम लोग आगे चलते हैं। आज हमने ऑर्डर जो है वो 4 जो है वो देखना है। अच्छा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें जो रेलिवेंट लॉज हैं, एक सेक्शन 26 है जो अमेंड हुआ है 2020 में, फिर एक ऑर्डर 4 है जो 2018 में अमेंड हुआ है, फिर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पार्ट बी है, वो भी किसी हद तक जो है वो देखेंगे, और एक अपेंडिक्स एच फॉर्म 14 है, इसको हम लोग देखेंगे। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना भी लिखिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट लिखाइएगा, इतने रेफरेंस ना भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो सेक्शन 26 जो है, अच्छा टाइटल तो आपने पढ़ लिया ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कि सूट की इंस्टीट्यूशन जो है उसको उसको हम लोगों ने जो है वो देखना है, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 26 जो है वो क्या कहता है, ये वो था अमेंडमेंट से पहले। वो क्या कहता था, वो कहता था एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। कि कोई भी सूट है वो कैसे इंस्टीट्यूट होगा, बाय वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ प्लेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये अब अमेंड हो गया, तो अब क्या लॉ आया है, जो अमेंडमेंट आई है 2020 में, वो ये है, वो सब्स्टिट्यूट किया उस सेक्शन को। वो ये है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट थ्रू प्लेंट और अदरवाइज every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed। इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब है? वैसे तो पापर वाला वो खत्म हो गया है, वो प्रीमियम खत्म होगी, लेकिन अगर पापर ने सूट करना होता तो सबसे पहले उसने एक एप्लीकेशन मूव करनी होती थी, जिसमें उसने कोर्ट से क्या लेनी होनी थी, इजाजत लेनी होनी थी कि मैं जी ये वाला दावा जो है मैं वो दायर करना चाहता हूँ एज ए पापर, तो क्या मैं वो दायर कर लूँ, ठीक है। तो आर इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रीस्क्राइब्ड, ठीक है। अच्छा, एज मे बी प्रीस्क्राइब्ड, इसको मैं आगे चल के जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रिमा फाcie सेटिस्फाई इटसेल्फ ऑफ द जुरिडिक्शन कॉज ऑफ एक्शन एंड लिमिटेशन। पहले ये होता था कि 4-4 साल जो है वो दावे ऐसे ही चलते रहते थे, कोर्ट जो है वो रश ओवर की वजह से ये देख ही नहीं पाती थी कि आया ये काज ऑफ प्रिमा फाcie केस भी बनता है या नहीं बनता, मेरी जुरिडिक्शन भी बनती है कि नहीं बनती, काज ऑफ एक्शन भी बनता है या नहीं बनता, लिमिटेशन बनती भी है कि नहीं बनती। हालांकि ये जो प्रोविजन है इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर हैं, उसका चैप्टर 1 और वॉल्यूम 1, उसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें जो हैं वो लिखी हुई हैं कि जब कोर्ट के सामने केस दायर होगा तो कोर्ट ने कौन कौन सी चीजें जो है वो देखनी है। एनी हाउ उन्होंने अगर इसमें शामिल भी कर दिया है, तो अदरवाइज भी ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक जज के लिए, और उस हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के मुताबिक भी यही है कि कोर्ट ने यही जो पॉइंट जो लिखे हैं इसको फर्स्ट डेट पे जो है वो देखना है। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी। एनी हाउ अगर उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया तो ठीक है, ठीक है, कोर्ट ने खुद को सेटिस्फाई करना है। प्रोवाइडेड दैट इफ कोर्ट डज नॉट सेटिस्फाई इटसेल्फ इट शैल बी बाउंड टू रिकॉर्ड रीजन फॉर डू सो। क्या मतलब कि अगर कोर्ट को लगता है कि भाई लिमिटेशन केस प्रिमा फाcie नहीं है, कोर्ट को लगता है मेरी जुरिडिक्शन नहीं है,
कोर्ट को लगता है मेरा कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, लिमिटेशन नहीं है, तो यहाँ कोर्ट प्लेंट को रिटर्न करेगी, जुरिडिक्शन नहीं है, और यहाँ क्या करेगी, प्लेंट को रिजेक्ट करेगी। तो वो ये कहता है कि अगर कोर्ट ऐसा करने जा रही है, कोर्ट को लगता है प्रीमा फेसी केस नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है, काज ऑफ एक्शन नहीं है, या लिमिटेशन टाइम बार्ड है, तो कोर्ट फिर उसकी रीजंस लिखेगी ना वो ऑर्डर करते वक्त या उस प्लेंट को रिजेक्ट करते वक्त। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्डर 7, रूल 11 और 10 इटसेल्फ बताते हैं कि आपने रीजन जो है वो लिखनी है। ठीक है, एनी हाउ कोई बात नहीं। उसके बाद है वो कहता है द प्लेंट शेल एट द टाइम the plaintiff shall at the time file as many copies of the plaint and accompanying document as there are defendant to the suit to be sent along with someone and 2 extra copies of entire set। ठीक है, कि वो जो प्लेंटिफ है जब वो मसलन दावा दायर करेगा तो वो साथ में प्लेंट की और जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी इतनी कॉपी साथ लगाएगा जितने के डिफेंडेंट्स हैं, और फिर वो कॉपी जो है वो समन के साथ जो है वो कहाँ पे जाएंगी, वो उसको जाएंगी डिफेंडेंट को। डियर एस्पिरेंट, देखें प्रैक्टिस अलहदा चीज़ है। लाहौर के अंदर क्या हो रहा है कि वकला खुद ही समन नोटिस करवा रहे हैं ना, खुद ही ले जा रहे हैं और कोर्ट से साइन करवा के वो एलमुद को दे रहे हैं। हालांकि इस तरह से नहीं है, होना क्या चाहिए कि वो रजिस्ट्री लिफाफा कोरियर उस सब के वो जो लिफाफा वगैरह है या जो भी है वो अहमद के पास आए और नोटिस भी अहमद ही साइन करवाए, और अहमद जो है वो क्या करे कि उन कॉपीज को समन्स के साथ खुद अटैच करके खुद उसको जो है वो उधर नज़ारत ब्रांच में दे के आए और खुद जो है वो उसको कोरियर करवाए। क्या पता कि किसी ने जो है वो खाली लिफाफा ही भेज दिया हो, उसके अंदर कुछ डाला ही ना हो, ठीक है, वो समन डाले ना हो। तो ये लेकिन एक प्रैक्टिस चल रही है कि वकला जो है वो रजिस्ट्री लिफाफा कोरियर जो है वो खुद ही करवाते हैं। ठीक है, It shall be the duty of the court to maintain electronic record of proceeding in suit as may be prescribed। ठीक है, अच्छा ये वो रीजन है जिसकी वजह से अभी तक ये जो हम अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं इनकी इन्फोर्समेंट नहीं आ सकी कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो मेंटेन होना है ये किस तरह से होना है, इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। ठीक है, explanation for the purpose of subsection suit includes any proceedings in application, ठीक है, एप्लीकेशन, अपील, रिव्यू, रिवीजन और एनीथिंग इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये जो सबसेक्शन 4 है इसमें जो सूट का वर्ड है, प्रोसीडिंग इन सूट है, इसमें जो रिकॉर्ड मेंटेन होना है उसमें एप्लीकेशन, अपील, रिव्यू, रिवीजन और एनी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग भी जो है वो क्या है वो शामिल है। तो डियर एस्पिरेंट ये था सेक्शन 26। अब हम सेक्शन 26 को मिला के अब उसने कहा ना एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो ये कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, ये रूल ऑर्डर 4 में जो है वो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। ठीक है, अच्छा ये है every suit shall be instituted by presenting a plaint to the court or such officer as it appoints in this। अब ये वो as prescribed आ गया ना, ठीक है। अच्छा फिर वो कहता है every plaint shall comply with the rule contained in order 6, 7 so far as they are applicable। कि जो प्लेंट है वो ऑर्डर 6 और 7 के मुताबिक जो है वो क्या की जाएगी, वो लिखी जाएगी। अच्छा every suit shall be instituted by presenting a plaint to the court or such officer as it may appoint in this behalf। अच्छा अब इसके साथ ही हम ये जो पुराना लॉ पढ़ रहे थे अब हम नई अमेंडमेंट भी जो है उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है। ये ऑर्डर 4 the following shall be substituted codes to be numbered for the purpose of this code the code shall be numbered, identified and addressed with reference to the numbers allocated to them। देखो वो कह रहा है कि हर कोड को उसके नाम की बजाय यानी कोर्ट ऑफ मिस्टर बाबर नदीम की बजाय उस कोड को एक नंबर कोड दे दिया जाएगा और आइंदा उस कोड की आइडेंटिफिकेशन और उसको जो एड्रेस किया जाएगा वो विद रेफरेंस टू दैट कोड किया जाएगा। ठीक है, अच्छा सैयद मंसूर अली शाह साहब के दौर में जब मसलन उन्होंने ये काम शुरू किया था और हर पंजाब में हर कोर्ट को जो है वो कोर्ट नंबर जो है वो असाइन किया था। उसका फ़ायदा ये है कि देखें आज के दिन मेरी ट्रांसफ़र हो गई है
लाहौर से ना, ठीक है। तो तो अब लोग आएंगे, वो बाबर नदीम की कोर्ट ढूंढते रहेंगे और वो उनको नहीं मिलनी। क्यों? क्योंकि मैं तो जा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उस कोड का एक परमानेंट कोड होता, और जो इलिटरेट लोग हैं, जो साइलान हैं, उनको सिंपल कोड नंबर का पता होता, कोड नंबर 70 या व्हाट्सएवर, तो वो कोड नंबर तो कभी भी चेंज नहीं होना था। तो दैट इज वाई जो है वो ये लिखा गया है। फिर ये है कि जजेस भी चेंज होते रहते हैं। तो अगर कोड नंबर आ जाएगा तो वो चाहे वो फाइल 10 साल चले, वो कोड का वो परमानेंट नंबर होगा, कोड होगा उस कोड का। तो फिर वो फौरन पता चल जाएगा कि ये फलां कोड है, इररिस्पेक्टिव कि उसको कौन सा जज जो है वो एड्रेस करता रहा। तो ये एक अमेंडमेंट आई है जिसपे अभी इन्फोर्समेंट जो है वो होनी है, ठीक है। उसके बाद रूल 2 है, वो कहता है कमेंसमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन सूट। कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग ए प्लेन टू ए कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट इन दिस बिहाफ एंड असाइन टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव जज एंड ट्रायल जज अंडर द कोड। अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं, ये ऊपर वाला हम देखते हैं। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग ए प्लेन टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं आपको एक लेंथी लेक्चर भी दे चुका हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक कहानी की सूरत में भी सारा लॉ भी बयान कर चुका हूँ। और वो क्या था कि देखें, कोर्ट के पास जो है वो दावा वो वकील साहब डायरेक्ट नहीं लेके आते, ठीक है। हमें पता है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो होती है वो सिविल मैटर की वो डिस्ट्रिक्ट जज की होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है वो फर्ज करें अगर लाहौर है तो वो सारे केसेस खुद इंटरटेन नहीं कर सकते। तो वो फिर उन्होंने वो पावर जो है वो क्या की हुई है, अंडर सेक्शन 16 ऑफ सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस किसको दी हुई है, सीनियर सिविल जज साहब को दी हुई है। अब आगे सीनियर सिविल जज साहब भी अभी 3 है, एक क्रिमिनल डिवीजन, एक सिविल डिवीजन, एक फैमिली डिवीजन। तो अब वो जजेस जो हैं वो क्या करते हैं कि वो जो कंप्लेंट्स होती हैं वो उनके सामने क्या की जाती हैं, प्रेजेंट की जाती हैं। बल्कि उनसे भी पहले जो है, उनसे पहले भी है वो जो है वो उन्होंने एक ऑफिसर अपॉइंट किया होता है, जो क्या करता है कि वो उसके उसको यानी वो जिसको हम मार्किंग ब्रांच कहते हैं, कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है उसकी चेक करके फिर वो मुतलका जज साहब के सामने क्या करते हैं, उसको पेश करते हैं, ठीक है। तो इस पे एक असाइनमेंट भी मौजूद है, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका जो है वो लिंक दे दिया। मैंने बड़ा डिटेल में बताया कि रिसेप्शन ऑफ प्लेंट इन फैमिली सूट्स कैसे होती है। मैंने सारा रेलिवेंट लॉ भी डिस्कस किया और मैंने बताया कि जब वो प्लेंट हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है, तो उसके बाद देखें आपने हर प्लेंट के ऊपर इस तरह की इस तरह की वो लिखी हुई स्टैंप लगी हुई देखी होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो जो डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर है, वो जो जज साहब हैं, जो उस केस को आगे मार्क कर रहे हैं किसी जज को, ठीक है। ठीक है, तो ये यानी जो असाइन कर रहे हैं किसी ट्रायल जज को या एडमिनिस्ट्रेटिव जज को, ये उनका ऑर्डर है, लेकिन वो स्टैंप की सूरत में लिखते हैं। और और इसमें वो क्या लिखते हैं, इसमें वो लिखते हैं कि नेम ऑफ एडवोकेट क्या है, नेम ऑफ द कोर्ट क्या है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, डेट ऑफ अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट क्या है, ठीक है। तो ये आप देख लें। और अब ये नया परफार्मा आया हुआ है वो इस तरह से है, ये देखें, ये आपने देखा होगा लाहौर में भी ना, इस तरह से ये बना हुआ है, वो सारे के सारी कैटेगरीज, वो सारा कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये वो चीज़ है, जब दावा जो है वो यानी असाइन होने से कबल वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर होता है, जिसके सामने वो पेश किया जाता है, जिसने वो भी जो कि सीनियर सिविल जज होंगे, वो क्या करेंगे कि वो किसी भी जज को मार्क करने से पहले वो उसमें ये वाली एंट्रीज जो है इसको क्या करेंगे, वो फिल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये मुतलका जज साहब के पास जाएंगे, और वो मुतलका जज साहब के एलमत के पास फाइल जाएगी, और वो अपने रेलिवेंट रजिस्टर में उसकी क्या करेगा, एंट्री करेगा। अच्छा, अब बात ये है कि वो रेलिवेंट रजिस्टर कौन सा है, वो आप इसका अपेंडिक्स देखें, ये जो आपकी सीपीसी अपेंडिक्स एच और उसका फॉर्म 14 देखें, एंड पे जाए ना अपने बेर एक्ट के, तो ये देखें, अगर आप एलमत के पास भी जाके कहें भाई अपना इंस्टीट्यूशन वाला दायरी वाला दावा दिखा, वो मुझे रजिस्टर दिखा दो, तो वो आपको दिखा देगा। ये जरा मैं आपको सीधा करके नहीं दिखा सकता, रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स,
ठीक है। और ये फॉर्म नंबर 14 है अपेंडिक्स एक्ट का ऑफ कोर्ट, आगे कोर्ट का नाम, रजिस्टर ऑफ सिविल सूट इन द ईयर, आगे उसका वो लिखा हुआ है। ठीक है। और अब इसके जो क्लेम है वो क्या है, वो है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, नंबर ऑफ सूट, ठीक है, नंबर ऑफ सूट, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेंटिफ की डिस्क्रिप्शन, डिफेंडेंट की डिस्क्रिप्शन, क्लेम, ठीक है, अपीयरेंस कब वो प्रेजेंट हुई है और कब उसके बारे में जजमेंट अनाउंस की, कब अपील, कब उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो डिसाइड हुई, और अगर प्लेंट रिटर्न हो रही है तो उसके बारे में। तो बच्चों आपने देखा है कि ये जो रजिस्टर है फॉर्म नंबर 14 है, इसके मुताबिक रजिस्टर होता है। और इसका एम क्या होता है, इसका एम ये होता है कि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई रिकॉर्ड ढूंढना हो कि कब कोई दावा दायर हुआ, कब कोई गया, कब अपील दायर हुई, क्या उसमें फैसला हुआ, तो बजाय इसके कि वो हजारों फाइलें तलाश की जाएं, वो एलमत का रजिस्टर जो है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 14 और ऑफ अपेंडिक्स एक्ट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर देख लिया जाए और उसमें से जो है वो एंट्री जो है वो क्या हो जाएंगी, वो मिल जाएंगी। अच्छा, वो इन एंट्रीज को करने के बाद तो फिर वो प्लेंट किसको प्रेजेंट करेगा, वो प्लेंट करेगा सॉरी उसके बाद रीडर कैफियत करेगा, और कैफियत के बाद जो है फिर जज साहब अपना जो है उसमें क्या करेंगे, उसमें जो है वो ऑर्डर करेंगे। बल्कि कैफियत के बाद जज साहब क्या करेंगे, नई अमेंडमेंट के मुताबिक देखेंगे क्या प्रेमा फाई केस बनता है, क्या जुरिडिक्शन बनती है, क्या काज ऑफ एक्शन बनता है, क्या लिमिटेशन बनती है। तो बच्चों अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ रूल, जो नया रूल है, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। वो ये है commencement of the अच्छा जी proceeding, every suit shall be instituted by presenting a plaint to a court or to such officer। वो किसकी बात हो रही है, सीनियर सिविल जज साहब की बात हो रही है। ठीक है। एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ एंड असाइन टू, और वो सीनियर सिविल जज साहब उस दावे को क्या करेंगे, साइन करेंगे, किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव जज को और ट्रायल जज को। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज क्या है और ट्रायल जज क्या है, ये नई अमेंडमेंट आई है, ये आगे जो ऑर्डर 4A है उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है। एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन इन ऑर्डर 6-7, यानी प्लेंट की जो ड्राफ्टिंग होगी वो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रूल 6 और 7 होगी। उसके बाद रूल 3 क्या कहता है, रजिस्टर ऑफ सूट, the administrative judge shall cause the particular of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and call the register of civil suit. Such entry shall be numbered in every year according to the order in which the plaintiff are admitted। ये वही तो है, ये वही तो है जो अभी आपको दिखाया है, ये इसी रजिस्टर की बात कर रहा है। यानी 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 रूल 3 मस्ट बी रेड विद अपेंडिक्स एच और फॉर्म 20 फॉर्म 14। ठीक है। अच्छा जी, तो डियर एस्पिरेंट ये था ऑर्डर 4। मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है वो बाय वे ऑफ प्लेंट होती है। प्लेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 और 7 जो है वो लिखी जाएगी। फिर मैंने आपको ये बताया है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि किस तरह प्लेंट जो है वो सबसे पहले मार्किंग में जाती है और मार्किंग में जाने के बाद जो है वो फिर सीनियर सिविल जज साहब के पास जाती है और फिर वो आगे किसी जज को जो है वो उसको क्या करते हैं, वो मार्क करते हैं। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।